का लोगों पर एक शासन की व्यवस्था है, लोगों द्वारा लोगों पे शासन की व्यवस्था है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि लोग एक दूसरे पे ही शासन करना शुरू कर दें। लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे शासन व्यवस्था में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसमें देश के नागरिकों का, सभी लोगों का, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबका शासन में समान रूप से भागीदारी हो। इसका मतलब क्या है? आप ऐसे समझिए कि पहले लोकतंत्र और पहले जो शासन की व्यवस्था थी पुराने जमाने में वो क्या थी? एक राजा होता था, वो राजा जो है शासन करता था। जब उसकी मृत्यु होती थी तो उस राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा होता था, या जो भी है उससे संबंधित व्यक्ति ही उस राजसत्ता को संभालता था। ठीक, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। यानी कि जो भविष्य का राजा होता था वो रानी के पेट से जन्म लेता था। ठीक, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की गई कि जो हमारा शासक होगा, जो हमारा राजा कह लीजिए राजा होगा, वो रानी के पेट से ना पैदा होकर के वो जनता के मतों से पैदा होगा। ठीक, लोकतंत्र का मतलब है कि बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सभी लोगों का शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी हो। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? अपना एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं। चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वो जनप्रतिनिधि मिल करके अपना एक मुखिया चुनते हैं और उस मुखिया के दिशा निर्देश में, उसकी व्यवस्था में पूरे देश के शासन चलते हैं। ठीक है, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का शासन में भागीदारी हो। ठीक है, जैसे हम सांसद चुनते हैं तो क्या होता है? सांसद में हम वोट देते हैं। वोट कौन दे सकता है? जिसकी उम्र 18 साल पूरी हुई होती है। और इसमें यह नहीं होता है कौन मोटा व्यक्ति है, कौन पतला व्यक्ति है, कौन गोरा है, कौन काला है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, किसी भी प्रकार का, या कोई महिला है, कोई पुरुष है। आपके भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या कहा गया है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द मिलेगा आपको। यानी कि यही कह दिया कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ये सारे लोग मिल करके जिनकी उम्र 18 साल पूरी होती है वो अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं और शासन में सबकी समान रूप से भागीदारी होती है। ये होता है आपका लोकतंत्र। ठीक है, जितना महत्व आपके पिताजी के एक वोट का है, वो चाहे मजदूरी करते हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे राजनेता हो, उतनी वैल्यू आपके राष्ट्रपति के एक मत का है, उतनी ही वैल्यू आपके एक प्राइम मिनिस्टर के एक मत का है, जितना की वैल्यू मेरे एक मत का है। ठीक है, ये क्या हो गया? यानी कि शासन में जितनी भागीदारी वोट के वैल्यू को लेकर एक प्रधानमंत्री की होती है, उसी एक वोट के बराबर वैल्यू मेरी होगी, आपके माता जी की होगी, आपके पिताजी की होगी। ठीक है, ये होता है आपका लोकतंत्र। और लोकतंत्र का ये जो महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक, अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है? आप जानते हैं आजादी के पहले अंग्रेजों का शासन था। आजादी के बाद यहाँ पर भारत देश में शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए एक कानून का संग्रह किया, एक कानून बनाया गया। ठीक है, एक विधि का निर्माण हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान नाम सुने हैं?
ठीक है। तो संविधान को बनाने के लिए भी या जो लोग संविधान के निर्माण में हिस्सा लिए थे वो ऐसे नहीं चुन लिए गए थे, ऐसे नहीं आ गए थे, उनका भी चुनाव हुआ था, वो भी जनता द्वारा चुन कर गए थे और संविधान को वो बनाए थे। ठीक है। तो संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक व्यवस्था दी गई है और जिसे कहते हैं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? एक मूलभूत चीजें आप इस चीज के बारे में आप समझिए अभी, ठीक है। फिर आगे क्लास में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे जानकारी आपको और डीपली मिलती जाएगी। तो चुनाव आयोग क्या होता है? चुनाव आयोग का काम है कि पूरे देश में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो आपका विधानसभा का हो, और चाहे ये आपका पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय चुनाव हो, इसको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव को संपन्न कराना ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। इसके बाद क्या होता है? चुनाव आयोग देश में जितने भी नागरिक हैं, एक होती है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट आप नाम सुने हैं? एक ऐसी लिस्ट होती है, तहसील से मिलती है, जिसमें उस चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी निर्वाचक होते हैं उनका नाम होता है, पूरा मतलब पिता का नाम होता है, उम्र होती है, ये सब सारी चीजें उसमें हैं। तो वोटर लिस्ट में कौन अपना नाम दर्ज करवा सकता है? हाँ, वेरी गुड। वो सारे नागरिक जिनकी आयु कम से कम 18 साल पूरी हो गई, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि वो वोट देने के लिए रेडी हैं, वोट देने के लिए तैयार हैं, वोट दे सकते हैं, मताधिकार का प्रयोग अपने वो कर सकते हैं। ठीक। इस प्रकार से वोटर लिस्ट में कैसे लोगों का नाम होता है? बच्चा पार्टी नाम नहीं रहेगा, है ना। जब आप उम्र जिनकी 18 साल उम्र पूरी हो जाए, ऐसे सारे नागरिक जिनकी उम्र 18 साल पूरी होती है वो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, वोट देने का अधिकार उनके पास है और उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। ठीक। तो चुनाव आयोग का पहला काम होता है अच्छी तरीके से आपकी ये निर्वाचक जो एक सूची होती है, जिसे कहते हैं वोटर लिस्ट, ये तैयार करना। ठीक। इसके बाद क्या होता है? जब चुनाव आता है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, तो सबसे पहले आपके देश के राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या करते हैं? चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। सूचना जारी करते हैं। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट या गवर्नर, राज्यपाल। ये चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक। ये प्रथम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो चाहे राष्ट्रपति या राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? फिर आता है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा ये करता है चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। अच्छा, इस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का क्या मतलब हुआ? ये पूरा वेल प्लान करके तैयार करता है, एक प्लानिंग करता है कि चुनाव कैसे कराना है, कब किस डेट में चुनाव होना है, कब चुनाव संपन्न होगा और कब मत की गणना की जाएगी, कब रिजल्ट दिया जाएगा। ये पूरी रूपरेखा कौन तैयार करता है? चुनाव आयोग। कौन तैयार करता है? चुनाव आयोग। इसके बाद
प्रक्रिया होती है नामांकन की। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि एक सांसद जब चुनाव होता है संसदीय का, तो पूरे संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे लोग तमाम पार्टियों से भी और निर्दल भी चुनाव मैदान में आते हैं, ठीक, उम्मीदवार बनते हैं। तो इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो है नामांकन करना, फार्म भरना, है ना। तो अपनी पूरी अर्हता के साथ में, योग्यता के साथ में, उसमें जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप होते हैं, जो उसमें मांग पत्र होते हैं, है ना, जो पूरा उसका जो लेखा जोखा होता है, जो पेपर उसमें सबमिट होते हैं, उन सबको मिला करके प्रत्याशी अपना चुनाव नामांकन दाखिल करता है। ठीक है, जब चुनाव नामांकन हो जाता है, फिर आगे की प्रक्रिया क्या है, जो वहाँ पे निर्वाचक अधिकारी होते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, मत पत्रों की उसकी नामांकन पत्रों की जांच करते हैं, कहीं आपने कोई डेटा इसमें गलत तो नहीं डाला है, आपका कोई चीज फर्जी तो नहीं है। इन सब की वो जांच करते हैं और जांच में जिनका गलत होता है उनका चुनाव नामांकन खारिज कर देते हैं, और जिनका सही होता है उनका आगे फॉर्म जाता है और उनके लिए चुनाव चिन्ह की घोषणा की जाती है। जैसे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, किसी पार्टी से लड़ रहे हैं, है ना, जैसे सपा है, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। आपके देश में बीजेपी है, उनका चुनाव चिन्ह कमल है ना। इस तरह से आपका बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह हाथी है। तो कुछ पार्टियों का ऐसे चुनाव चिन्ह निर्धारित होता है, लेकिन कुछ लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उनका चुनाव चिन्ह अलग से चुनाव आयोग निर्धारित करता है, उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है। ठीक, अगली प्रक्रिया क्या है, चुनाव का प्रचार, चुनाव का प्रचार। लेकिन ऐसे चुनाव प्रचार कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए चुनाव आयोग एक नियम का बनाता है कि इस नियम के तहत, इस नियम का पालन करते हुए आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, आदर्श आचार संहिता, है ना। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आदर्श आचार। अच्छा, तो हम कहते नहीं भैया अब कोनो नवा काम ना हुए, कहते ना अब कोई नवा काम नहीं हुआ, क्योंकि कहीं क्या लग गया है, कहीं आचार संहिता लग गया है। उस समय क्या होता है, कोई विधायक, कोई प्रधान या जो भी चुनाव उसमें है, उस क्षेत्र में आता है, अधिसूचना जारी होने पे, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने पे किसी भी प्रकार का नए काम की घोषणा वो नहीं कर सकता, जिससे कि जनता को प्रलोभन मिल सके। ठीक है, तो आचार संहिता का मतलब क्या है, किसी को ऐसा नहीं आप ले जाए किसी को पैसा बांट दीजिए, किसी को साड़ी बांट दीजिए, किसी को आप कुछ खिला दीजिए, कुछ पिला दीजिए, आप समझ रहे हैं ना। तो ये सब आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध होता है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक, बिना किसी डर के, बिना किसी के डरे, बिना किसी को डराए अपना चुनाव प्रचार करना, ये आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई, आदर्श आचार संहिता। और अब चुनाव प्रचार जब किया जाएगा तो चुनाव प्रचार चुनाव के 48 घंटा पहले, कितना घंटा पहले, 48 घंटे पहले चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाती है। कितना पहले चुनाव प्रक्रिया पर चुनाव प्रचार पर रोक लगता है, 48 घंटा पहले। आप देखेंगे जो पहले तो अब तो कम हो गया है, ये तो जीप पे, गाड़ी पे लोग भूखू बांध करके, पोस्टर लगा करके, है हल्ला मचाते हुए चुनाव प्रचार ये वो करते थे, है ना, टेम्पू हाई करते थे। अब वो टेम्पू हाई कब बंद हो जाएगा, चुनाव के 48 घंटे। क्लियर, ठीक है। अब जब चुनाव होगा, मान लिया आज चुनाव का दिन है, चुनाव की टाइमिंग है, उस टाइम पे आप गए, तो जो मतदाता हैं उनको चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित जो निर्धारित करते हैं आईडी, जिसमें आपका इपिक होता है। इपिक माने क्या है, जो आपको मतदाता पहचान पत्र मिलता है। जब आप वोटर बनते हैं
तो आपको एक मतदाता फोटो सहित, डेट ऑफ बर्थ सहित, पूरी पता सहित आपका एक कार्ड बनता है, उसको बोलते हैं पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र। पहले आधार के पहले हर जगह यही लगता था, कोई भी ग्रुप हो तो मतदाता पहचान पत्र लगता था। कब? आधार कार्ड के पहले। अब तो आधार लगने लगा है ना? तो वो आपका बनता है, उसको ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, राशन कार्ड ले लीजिए, आपका पासपोर्ट बना है, डीएल बना है। इस तरह से तमाम और चीजें चुनाव आयोग परमिशन देता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास इपिक नहीं है, खो गया है, आप इपिक के स्थान पे आप अपना डीएल ले जा सकते हैं। डीएल नहीं है, आपके नाम राशन कार्ड बना है, आप फोटो पहचान पत्र उस पर, उसको ले जाइए। ठीक है? आपका बिजली का बिल है, उसमें आपका नाम पता है, सब कुछ है, आप उसको लेकर जाइए। ठीक है? इस तरह से जो चुनाव आयोग एक निर्धारित कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर किए रहते हैं, इसके आधार पे इसको दिखा करके आप वोट डालने जाएंगे, वो आप ले जा सकते हैं। और आप जब अंदर जाएंगे, चुनाव जिस कमरे में चुनाव प्रक्रिया हो रही होती है, वहाँ आपका वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ठीक है? आपकी पहचान करेंगे और आपको मत देने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। अब मत कैसे पड़ता है? मत दो प्रकार से पड़ता है। एक होता है चुनाव मतदान पत्र, है ना, जिसे बैलेट पेपर कहते हैं। एक बैलेट पेपर पे होता है, उस पे प्रत्याशी का नाम और चिन्ह बना होता है, वहां आपको मुहर मारनी होती है। और अब चुनाव कैसे हो रहे हैं? ईवीएम द्वारा चुनाव हो रहा है। कैसे चुनाव हो रहा है? ईवीएम। तो लगभग ईवीएम का नाम तो सभी लोग सुने होंगे, हैं? सुने नहीं सुने ईवीएम? तो ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? ये सब कॉमन चीजें हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटर नहीं होता, वोटिंग होता। क्या है ईवीएम का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भाई ईवीएम क्या होता है ना? तो ईवीएम एक डिब्बे नुमा एक मशीन होती है। कैसी होती है? एक डिब्बे नुमा मशीन होती है। उसमें क्या होता है? ऊपर से सीरियल में प्रत्याशी का नाम लिखा रहेगा। ठीक, ध्यान से समझिए इस चीज को। जैसे ये आपका जो है, ये मान लीजिए ऐसे मशीन है। ठीक, इसमें क्या होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने प्रत्याशी होते हैं वो सीरियल से सबका नाम रहेगा, चुनाव चिन्ह रहेगा, छपा रहेगा। उसके आगे एक नीली बटन होती है। क्या होती है? कैसी बटन होती है? नीली बटन होती है। ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति राम बाबू, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं सांसद बनने के लिए, है ना? तो उनका राम बाबू नाम रहेगा, बीजेपी का वहां पे चुनाव चिन्ह रहेगा, क्या? कमल बना रहेगा, और कमल के आगे एक नीली बटन रहेगी। उसके बाद कोई जो है समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। तो उसका नाम रहेगा, चुनाव चिन्ह साइकिल रहेगी, इसके बाद नीली बटन रहेगी। ऐसे जो पार्टी से जिसका जो चुनाव चिन्ह है उसका नाम रहेगा, चुनाव चिन्ह रहेगा, और बटन कैसी होगी? ब्लू कलर की बटन होगी, नीली बटन होगी। ठीक? और ईवीएम में एक चीज और होता है जिसे कहते हैं नोटा। क्या कहते हैं? नोटा। नोटा का मतलब क्या होता है? नोटा का मतलब होता है कि जितने प्रत्याशी हैं इसमें से हमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, हम किसी को अपना मत नहीं देंगे, तो हम नोटा की बटन दबाते हैं। ठीक है? तो वोट हमारा कहाँ गया? नोटा को गया। और नोटा का चुनाव चिन्ह कहाँ होता है? ईवीएम में सबसे नीचे होता है। ईवीएम मशीन में सबसे नीचे होता है।
पूछा जाएगा नोटा की बटन कहाँ होती है? ईवीएम मशीन में सबसे नीचे होती है नोटा की बटन। ठीक है, अभी हो गया ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक, एक इस मशीन और जुड़ी होती है। ठीक, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये होता है वीवीपैट। क्या होता है? वीवीपैट। इसका पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है ना? इस बार जो कक्षा 8 का पेपर आया था उसमें वीवीपैट का पूरा नाम पूछा गया था, है ना? अब देखो इसका पूरा नाम क्या है। वी से वोटर और वी से वेरीफाइड, वोटर वेरीफाइड। क्लियर? फिर क्या है? पी, पी फॉर होता पेपर। ठीक, ए फॉर ऑडिट, ऑडिट, और टी फॉर ट्रेल। ठीक, ट्रेल नहीं, ट्रेल होगा। ठीक, मशीन क्या नाम हो गया? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अब इसका काम, इसकी भूमिका क्या होती है? इसकी भूमिका ये होती है, जब कोई व्यक्ति वोट देता है तो जिस पार्टी को जिस चुनाव चिन्ह जिस जो बटन दबाता है वो ये देख करके क्लियर करता है इस मशीन में कि हमारा वोट उसी व्यक्ति को गया है ना? तो एक मशीन होती है डिब्बे नुमा, उसमें जब वोट डालते हैं तो उसमें 3 सेकंड के लिए एक पर्ची छप के अब मुझे उसमें दिखाई देती है, लाइट जलती है। एक पर्ची बटन दबाते हैं, उसमें मशीन में वीवीपैट में पर्ची आती है और उसमें हमें 3 सेकंड के लिए दिखाई देता है कि हाँ हमने इस व्यक्ति को इस चुनाव चिन्ह के बटन दाबा है, क्या वही पर्ची छपी है कि नहीं छपी है। वो पर्ची छपती है, इसके बाद कट के उसी में गिर जाती है। आवश्यकता पड़ने पर इन पर्चियों की भी काउंटिंग की जाती है। ठीक है, ये होता है आपका वीवीपैट। ठीक है, तो एक मोटा मोटा चीज आपका ईवीएम हो गया, वीवीपैट हो गया, और क्या हो गया? नोटा हो गया। ईवीएम हो गया, वीवीपैट हो गया, और क्या हो गया? नोटा हो गया। ठीक है, तो आज आप इतनी बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई? पहले क्या था? लोकतंत्र। ठीक है, शासन की वो व्यवस्था जिसमें सभी जनता का बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का समान रूप से शासन में भागीदारी हो, यही आपका लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है। इसके लिए चुनाव आयोग होता है ना? आदर्श आचार संहिता लगती है, चुनाव अधिसूचना की घोषणा होती है ना? चुनाव प्रक्रिया होती है। तो एक चुनाव प्रक्रिया एक मोटा मोटा जो एक इसका रूप होता है, ये आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? ठीक, तो आज केवल इतना ही। अगली क्लास में आपको बताया जाएगा बाल अधिकार। ठीक है, आप बालक है ना, तो आपके क्या क्या अधिकार हैं ये आपको विधिवत रूप से बताया जाएगा, और आपको अपना अधिकार जानने का भी अधिकार है। ठीक है, ओके, थैंक यू।